प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा कार्यपालिका, उसका अर्थ व प्रकार। यह हमारी जो पेपर फर्स्ट जो उसकी दूसरी यूनिट है उसका ये अगला चैप्टर है। इससे पूर्व हम लोगों ने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार राज्य की इच्छा का निर्माण, उसकी अभिव्यक्ति और उसके निष्पादन करने की एक संस्थागत रचना होती है। राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने वाली संस्थागत व्यवस्था जो है उसको हम सरकार कहते हैं। पिछले व्यवस्थापिका के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। जो विधि का निर्माण करती है उस संस्था को हम व्यवस्थापिका कहते हैं, और जो विधि को क्रियान्वित करती है उस संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं, और जो विधि की व्याख्या और रक्षा करती है उसको हम न्यायपालिका कहते हैं। आज हम विधि के जो क्रियान्वयन करने वाली संस्था है अर्थात कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कार्यपालिका के अर्थ व प्रकार के बारे में देखते हैं। अलग अलग विद्वानों ने कार्यपालिका को परिभाषित किया है। इसमें हम जो परिभाषाएं हैं उसको 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो संकुचित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। गिलक्राइस्ट ने कार्यपालिका की व्याख्या इस प्रकार की है। वे कहते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन तंत्र घूमता है। और गार्नर ने कहा है कि व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी तथा संस्थाएं आ जाती है जिनका संबंध राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से है, जो कानून के रूप में प्रकट की गई है। गार्नर ने जो ये डेफिनेशन दी है वो बड़ी व्यापक है, और उनकी परिभाषा के हिसाब से कार्यपालिका में जो राज्य के अध्यक्ष हैं, मंत्री परिषद हैं तथा अन्य सभी जो राज्य के कर्मचारी हैं वो सब शामिल हो जाते हैं, और इन सभी का संबंध क्या है, कानून को लागू करने से होता है। इस प्रकार से कार्यपालिका के संकुचित और व्यापक 2 अर्थ हो जाते हैं। व्यापक अर्थ का यही मतलब है कि जैसा कि गार्नर ने बताया है कि जो राज्य के अध्यक्ष से लेकर जो कर्मचारी है नीचे तक का, और जिसका संबंध राज्य और उसके नीति निष्पादक प्रशासन से है, वे सारे क्या है इसमें शामिल हो जाते हैं। जबकि संकुचित अर्थ में क्या है, प्रशासनिक कर्मचारियों को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाता है। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में केवल संस्थागत संरचनाओं को ही शामिल किया जाता है जिनका संबंध नीति निर्माण व क्रियान्वयन से होता है, और जो अपनी भूमिका के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रति और अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। और इस अर्थ में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में मंत्री परिषद जो नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है तथा इसके लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, को ही राज्य के अध्यक्ष सहित कार्यपालिका माना जाता है। अर्थात जो प्रशासनिक तंत्र है वो क्या है, संकुचित अर्थ में कार्यपालिका में शामिल नहीं होता, जबकि व्यापक अर्थ में प्रशासनिक तंत्र भी शामिल होता है। ये जो व्यापक और संकुचित है इसके आधार पर भी कई बार क्या होता है कि कार्यपालिका को कुछ विद्वान 2 भागों में बांट देते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका, जिसको हम लोक सेवाएं कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासन से संबंधित नीति निर्माण करती है, और जो स्थायी कार्यपालिका अर्थात जो लोक सेवाएं हैं वो क्या करती है कि नीति निर्माण में और नीति के क्रियान्वयन में जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी सहायता करती है। हमारा ये जो चैप्टर है वो जो राजनीतिक कार्यपालिका है उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि इसमें हम क्या है लोक सेवाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आधुनिक जो लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं उनमें कार्यपालिका का जो निकाय है वो सरकार के जो 2 अन्य अंग हैं, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उनकी तुलना में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। व्यवहार में देखा जाए, जब हम सरकार शब्द काम में लेते हैं तो हमारा दिमाग में सीधा ही क्या है,
मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यही आता है सीधा ही सरकार का मतलब। यानी सरकार का मतलब कार्यपालिका ही हो गया, माइंड में क्लिक करता है क्योंकि उसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है। कोरी ने, विद्वान है कोरी, उन्होंने क्या सरकार के इस अंग के महत्व को बताते हुए कहा है कि कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इसके यंत्र मात्र ही हैं संविधानीकरण के। लॉ पलम्बरा चिंतक रहे हैं, उन्होंने भी क्या है कार्यपालिका का अभिप्राय यह बताया है कि मुख्य कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष और सरकारी पद सोपान में उच्चतम स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों से है। इसमें वे व्यक्ति, लोक सेवक और अन्य लोग जो मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए भर्ती किए जाते हैं शामिल होते हैं। इस प्रकार से कार्यपालिका है उसके संकुचित और व्यापक अर्थों के बारे में बताया गया है। इसके पश्चात हम कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में देखते हैं। विश्व में कार्यपालिका के भिन्न भिन्न प्रकार पाए जाते हैं, उनको हम क्या निम्न बिंदुओं के माध्यम से बता सकते हैं। पहला जो है प्रकार वो है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। सबसे पहले हम संसदीय के बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर अध्यक्षात्मक के बारे में देखेंगे। जिन देशों में मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था या संसदीय पद्धति या संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। इस पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण जो है इंग्लैंड और भारत माना जाता है। और संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है। और इस पद्धति में कार्यपालिका का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका से ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर 5 वर्ष से चुनाव होते हैं, चुनाव होने पर जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और वो जनप्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं। और जिस दल को बहुमत होता है उससे फिर क्या वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसा भी है वो राज्य या केंद्र के हिसाब से बनते हैं। तो जो वो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिस दल की सरकार है बनती है, जिसका बहुमत है, तो वो बनते तो उसी व्यवस्थापिका में से ही हैं। तो इसलिए संसदीय व्यवस्था में यह कहा जाता है कि व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार भी होती है। संसदीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद ही कार्यपालिका का वास्तविक रूप होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। मंत्री परिषद के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, ये होना जरूरी है। यदि कोई मंत्री बना भी दिया जाता है तो उसको 6 माह के भीतर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना जरूरी है। और जो कार्यपालिका है व्यवस्थापिका से बनती है और व्यवस्थापिका का जो लोकप्रिय सदन होता है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसके प्रति वो क्या है, उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि व्यवस्थापिका में उसका बहुमत है। लोकप्रिय सदन, जिसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर वास्तविक कार्यपालिका को हटा भी सकते हैं। इस पद्धति में एक संवैधानिक प्रधान भी होता है जिसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे राज्यों में राज्यपाल हैं और केंद्र में राष्ट्रपति हैं, और शासन की समस्त शक्तियों का जो उपयोग है वो इनके नाम से ही किया जाता है, इसलिए उनको क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, हमने पहले वाले चैप्टर में व्यवस्थापिका में पढ़ा था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, उसके अंतर्गत क्या है, बिल्कुल अलग अलग होती है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। संविधान के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो तीनों अंग हैं सरकार के, उनकी शक्तियाँ क्या विभाजित कर दी जाती है। इस प्रकार कार्यपालिका में राज्य का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति ही क्या होता है, देश का सर्वेसर्वा होता है। और यहाँ पर क्या है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कोई नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती है, राष्ट्रपति ही देश का सर्वेसर्वा होता है, उसी में समस्त शक्तियाँ केंद्रित होती है। राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद खुद बनाता है और उसकी सहायता से वह शासन के कार्यों का संचालन करता है। मंत्री परिषद के जो ये मेंबर होते हैं ये व्यवस्थापिका के मेंबर नहीं होते अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका का कोई भी सदन किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कार्यपालिका को हटा भी नहीं सकता।
इस प्रकार की शासन व्यवस्था का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भी यह पद्धति प्रचलित है। इन देशों में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और महाभियोग के अलावा उसे किसी भी अन्य तरीके से हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों को हम क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं, जो वहाँ की संसद जिसको कांग्रेस भी कहते हैं हम, हमारे यहाँ संसद शब्द है, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, उसी का बिल्कुल अलग और आज़ाद रहते हैं वो मंत्री। इस प्रकार की कार्यपालिका का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो स्थायी होती है और सबसे बड़ा दोष यही है कि वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संसदीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है और सबसे बड़ा दोष यही है कि वो अस्थिर है। संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की और वास्तविक। तो अब हम क्या है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली वाले देशों में संवैधानिक अध्यक्ष को क्या कहते हैं, हम नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। और संविधान की दृष्टि से देश की जो समस्त शक्तियां हैं वो क्या है, उसको प्राप्त होती है, परंतु व्यवहार में उनका उपयोग वह स्वयं नहीं करता बल्कि मंत्रिमंडल करता है। उदाहरण के लिए हम ब्रिटेन का ले सकते हैं, वहाँ का जो शासन का अध्यक्ष है राजा या रानी, और भारत में राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतीक है। नाम मात्र में अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते, इसलिए यह कहा जाता है कि वह राज्य करता है, शासन नहीं। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा इस नाम मात्र की कार्यपालिका को जो शक्तियां दी गई है, व्यवहार में उनका वास्तविक उपयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद करती है। राज्यों में राज्यपाल और उसकी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। इसलिए प्रधानमंत्री सहित उसकी मंत्री परिषद को हम क्या कहते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। देश की संपूर्ण प्रशासनिक शक्तियां इसी वास्तविक कार्यपालिका में केंद्रित होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का यह जो अंतर है, ये संसदीय प्रणाली वाले देशों में पाया जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली वाले देशों में ये होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो राष्ट्रपति होता है वही सर्वे सर्वा होता है और समस्त शक्तियाँ उसमें केंद्रित होती है। इसके पश्चात तीसरा जो प्रकार है वो आता है एकल और बहुल कार्यपालिका। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकल कार्यपालिका का मतलब है कि जिसमें निर्णय निर्माण की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो एक ही मुखिया के या एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। शासन की सुविधा की दृष्टि से कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य हो सकता है, किंतु अंतिम रूप से शासन की व्यवस्था हेतु एक ही व्यक्ति उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। बहुल कार्यपालिका का मतलब ऐसी कार्यपालिका से है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर एक समूह में केंद्रित होती है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड जो है इस प्रकार की कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में कार्यकारिणी शक्ति जो है वो 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद होती है, उसमें निहित होती है। ये जो 7 समान स्तरीय सदस्य हैं, यह कार्यपालिका सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिक शक्तियों का उपयोग करती है। अल्फाबेटिक ऑर्डर से प्रत्येक सदस्य को उसकी बैठकों की अध्यक्षता करने का अवसर मिलता है, किंतु अध्यक्षता करने के इस अवसर के अलावा उसकी स्थिति और शक्ति परिषद के अन्य सदस्यों के समान ही होती है। सभी सदस्य प्रशासनिक कार्यों के लिए समान उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। 7 सदस्यों की यह सामूहिक कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका का बहुत ही एक अप्रतिम उदाहरण है। कुछ विद्वान सोवियत रूस की जो सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद प्रेसिडियम, जिसमें 37 मेंबर होते हैं, को भी सामूहिक कार्यपालिका का उदाहरण मानते हैं। स्टालिन इसे सामूहिक राष्ट्रपति भी कहते थे। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका अपने आप में संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुणों का मिश्रण मानी जाती है। इस व्यवस्था में जहाँ एक और संसदीय प्रणाली के गुण हैं, तो दूसरी ओर अध्यक्षात्मक व्यवस्था के स्थायित्व के गुण भी हैं। इसके अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति के निरंकुश होने की आशंका नहीं रहती है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की सफलता का कारण उस देश की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को माना जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड की भूमि और वातावरण की विशेष उपज है।
किंतु विश्व के अन्य अधिकांश देशों में एकल कार्यपालिका ही श्रेष्ठ और व्यवहारिक मानी जाती है। इसके बाद में आती है हमारे पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। जिन देशों में राजा राज्य का मुखिया होता है और उसकी मृत्यु जब हो जाती है, उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी फिर क्या है शासन संभालता है, ऐसी पद्धति को पैतृक कार्यकारिणी या कार्यपालिका कहते हैं। इंग्लैंड, जापान, नेपाल, स्वीडन, इन देशों में क्या है पैतृक कार्यपालिका देखने को मिलती है। और जिन देशों में राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत है, फ्रांस है, अमेरिका है, इटली है, मिस्र हैं, इनमें राष्ट्राध्यक्ष क्या है चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव होता है, हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष है, जनता उसको चुनती नहीं है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं और विधानसभा के और विधान परिषद के जो मेंबर हैं, वो क्या है चुनकर भेजते हैं। इसके पश्चात आता है अंतिम जो प्रकार है वो है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। कुछ विद्वान तानाशाही को भी कार्यपालिका के प्रकार मानते हैं। जब राष्ट्र की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाए और जब वह व्यक्ति देश का सर्वासर्वा बन जाए, जब वह व्यक्ति किसी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि एक विशेष दल या सेना की सहायता से शक्ति केंद्र पर अधिकार कर ले, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, तानाशाही या अधिनायकवादी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उसमें इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित हुई थी। यद्यपि ये तानाशाही सरकारें ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई है। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, उसमें भी क्या है, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया में साम्यवादी दल की तानाशाही मानते हैं, क्योंकि इन देशों में विरोधी दलों को पनपने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इस प्रकार से हमारे ये कार्यपालिका के प्रकार हैं। और आपको इसमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।